अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट के बारे में बात करने जा रहे हैं। मोनोपोली होता क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इसके क्या फीचर्स हैं, और फिर मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में जो प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज के लेक्चर में बात होगी। तो आप सब लोग ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं और आप भी बखूबी इस चीज को समझ पाओ। सबसे पहले हम मोनोपोली की तारीफें करते हैं कि मोनोपोली का क्या मतलब होता है। असल में मोनोपोली हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, यानी मोनोपोली जो है ये दो ग्रीक वर्ड से निकाला हुआ लफ्ज है, टर्म है या बनाया हुआ है। ठीक है ना। वो जो दो ग्रीक वर्ड्स हैं, एक को हम मोनस बोलते हैं, ठीक है ना। यानी मोनस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है और इसका क्या मतलब है, सिंगल, ठीक है ना। और फिर दूसरा ग्रीक वर्ड है पोलस और इसका क्या मतलब है, सेलर, ठीक है ना। तो असल में मोनस और पोलस जो है ये दो ग्रीक वर्ड्स है और मोनस का सिंगल मतलब हुआ और पोलस का सेलर मतलब हुआ। यानी मोनोपोली वो एक फॉर्म ऑफ मार्केट होता है जहां पर पूरे मार्केट के अंदर एक ही सेलर होता है, वहां कोई और कॉम्पिटिटर नहीं होता है। और ये जो मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट होता है, यहां पर ये मोनोपोलिस्ट जो है ये ऐसे चीजों को बेचता है जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और ये मोनोपोलिस्ट जो होता है इसको पावर होता है, इसको ताकत होती है कि ये प्राइस डिसाइड करे उन चीजों को जिन्हें ये बेचता है। तो इस फॉर्म ऑफ मार्केट को हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली। अगर इसी चीज को हम इंग्लिश में बोलें तो मोनोपोली हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, मोनस which means single and polus which means seller. So monopoly is such a form of imperfect competition where there is a single seller in the market and the monopolist is selling such products or product which has no close substitutes, and the monopolist has the power to decide the price of his product. He is or he acts as a price maker. ये मोनोपोली का मतलब होता है। फिर जब हम इसके फीचर्स की बात करें या फिर जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले हम इस कैरेक्टर के बारे में यहां पर खुलासा करेंगे। सिंगल सेलर या फर्म, यानी सिंगल सेलर का क्या मतलब हुआ। सिंगल सेलर या फर्म का मतलब यहां पर यह हुआ कि ये इसका कोई और कॉम्पिटिटर यहां पर होता ही नहीं। दूसरी बात, इस फॉर्म ऑफ मार्केट में ये जो मोनोपोलिस्ट होता है उसको एक्सक्लूसिवली कंट्रोल होता है पूरे मार्केट पे इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ द गुड। ठीक। दूसरी बात, यहां पर ये मोनोपोलिस्ट जो है इट एक्ट्स एज अ फर्म एज वेल एज इंडस्ट्री, यानी ये जो फर्म है, ठीक है ना, वही यहां पर इंडस्ट्री भी एज एक्ट करती है और इंडस्ट्री एक्ट करती है एज अ फर्म, क्योंकि सिंगल ही है, कोई और तो है ही नहीं यहां पर। लेकिन इस वाले फॉर्म ऑफ मार्केट में बायर्स की जो संख्या है, बायर्स जो है वो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई एक बायर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा इस फॉर्म ऑफ मार्केट में। यानी साइज बायर्स का बहुत ज्यादा होता है लेकिन यहां पर सेलर मात्र एक होता है। तो बायर्स जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे मार्केट को। आई बात समझ में। या बायर्स जो है उनमें से एक सिंगल बायर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा मार्केट को किसी भी एतबार से। तो ये कहलाता है सिंगल सेलर और फर्म। आई बात समझ में। फिर दूसरा, जब हम इसका कैरेक्टर देखेंगे दैट्स कॉल्ड प्राइस मेकर, यानी ये मोनोपोलिस्ट जो है ये एक्ट करता है एज ए प्राइस मेकर, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने
परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि प्राइस जो होता है उसको डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से या डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस की बदौलत डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर प्राइस को डिसाइड करने वाला कौन होता है? वही सिंगल सेलर, वही सिंगल फर्म, वही सिंगल इंडस्ट्री, जिसको हम मोनोपोलिस्ट भी कहते हैं। क्योंकि इस वाले फॉर्म ऑफ मार्केट में क्या होता है कि फर्म और इंडस्ट्री जो है दे एक्ट एज द सेम, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि यहां पर फर्म जो है उसको कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर द इंडस्ट्रियल आउटपुट या इंडस्ट्री आउटपुट। और तीसरी बात, ये जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस मेकर होता है और वो फिक्स करता है अपनी बनाई हुई चीजों को या जिन प्रोडक्ट्स को वो बेचता है उनका प्राइस वो फिक्स कर देता है। इतना ही नहीं बल्कि जब हम प्राइस मेकर की बात करते हैं तो यहां पर जो मोनोपोलिस्ट है ये इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्केट प्राइस को। किस एतबार से, किस चीज की बदौलत से? इस एतबार से बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। यानी ये मोनोपोलिस्ट जो है ये अपने उस चीज की सप्लाई जो है उसमें चेंज ले आएगा, ठीक है ना। कभी कम तो कभी ज्यादा। तो उस चेंज की बिना पर जो मार्केटिंग प्राइस होगा, जो मार्केट प्राइस ऑफ दैट गुड होगा, तो वो उसमें इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है प्राइस मेकर, ठीक है ना। तीसरा फीचर जो है वो है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। यानी मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में एक और फीचर ये है कि यहां पर जो चीजें बनती हैं या बेची जाती हैं वो विदाउट सब्स्टिट्यूट होते हैं। उनका कोई और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता ही नहीं है। यानी मोनोपोली फॉर्म जो होती है इसको कोई फियर नहीं होता है, इसको कोई खदशा नहीं होता है। किस चीज का? कंपटीशन का। और न तो कोई नया ऐसा कोई आने वाला चीज होता है और न तो एग्जिस्टिंग कोई ऐसी चीज होती है जिसकी बिना पर इसको कंपटीशन का डर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको किसी कंपटीशन का कोई परेशानी या कंपटीशन का कोई टेंशन वगैरह नहीं रहता है, क्योंकि ये सिंगल सेलर होता है। क्योंकि इस फॉर्म ऑफ मार्केट में एक ही कोई सेलर होता है और ये जो चीजें बेचता है उनका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता है, इसलिए इसको टेंशन की कोई परेशानी वगैरह या दूसरी चीजों के बारे में कोई खदशा नहीं रहता है कि कोई नया चीज मत आएगा या जो चीजें अभी हैं उनमें से कोई ऐसा कंपटीटर तो मत क्रिएट होगा। इन सब चीजों के बारे में इसको कोई परेशानी नहीं होती है। दूसरी बात, जिन चीजों को ये मार्केट में बेचता है, ठीक है ना, या जिसको हम यूं कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मोनोपोलिस्ट इस फॉर्म ऑफ मार्केट में बेचता है उसकी जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी देखते हैं ना तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी 0 के बराबर होती है या वेरी स्मॉल होती है, ठीक है ना। क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी कहां पर होता है? जहां सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो यहां पर जब सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो 0 होगी और वेरी लेस जिसको हम कह सकते हैं। और तीसरी बात जब हम पढ़ेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी फॉर द मोनोपोलिस्टस प्रोडक्ट इज लेस देन 1। यानी प्राइस इलास्टिसिटी की जब हम बात करेंगे ना उन चीजों की जिन्हें मोनोपोलिस्ट मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में बेचता है तो उनका वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है ना। तो इन चीजों की बिना पर, ठीक है ना, इसकी जो मोनोपोलिस्ट की जो डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है ना। यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट में हमने ये चीज सीखी कि मोनोपोलिस्ट जो है उसके बेचे हुए चीजों या जिन चीजों को वो बेचता है, ठीक है ना, उनकी जब हम प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं तो वो लेस देन 1 होती है। और जिन चीजों को वो मोनोपोलिस्ट बेचता है उनकी जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी देखते हैं तो वो 0 है या और वेरी लेस है। तो इन या जिन चीजों को वो मार्केट के अंदर बेचता है, ठीक है ना, उन चीजों को कोई कंपटीशन देने वाला प्रोडक्ट ना तो आज की डेट में और ना तो आने वाले समय में होता है, ठीक है ना, नियर फ्यूचर में होता है। तो इसलिए इस मोनोपोलिस्ट को इस चीज का कोई खदशा या टेंशन वगैरह नहीं रहता है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद उसकी जो डिमांड कर्व होती है दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। तो ये कहलाता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। नाउ
restrictions on entry and exit of firms, यानी मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। इसका क्या मतलब हुआ? आप लोग जानते हैं कि मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में एक सेलर जो होता है उसको कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, जिन स्पेशलिटीज की वजह से वहां पर न्यू फर्म्स एंट्री नहीं कर सकती हैं और फिर उन स्पेशलिटीज की बिना पर वो मोनोपोलिस्ट जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। और ये जो मोनोपोलिस्ट होता है वो फर्म जो होती है वहां पर अगर कोई और फर्म आना चाहे, ठीक है ना, तो उसके लिए काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वहां पर। यानी ये नई फर्म जो है ये उसकी कई सारी वीकनेसेस की बिना पर, या वो नई फर्म जो है वो उस मोनोपोलिस्ट के साथ कंपीट नहीं कर सकती है, तो इस बिना पर वहां पर न्यू एंट्रीज होना नामुमकिन होता है। लेकिन वो जो बैरियर्स उन न्यू फर्म्स के लिए वहां पर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें बैरियर के एतबार से तो वो हो सकते हैं ड्यू टू लीगल रेस्ट्रिक्शंस। और लीगल रेस्ट्रिक्शंस में क्या आएगा? लाइक लाइसेंसिंग, ठीक है ना, और पेटेंट राइट्स, ठीक है ना, और ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शंस क्रिएटेड बाय द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कार्टेल। यानी ऐसी बहुत सारी, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं न्यू फर्म्स को इस वाले फॉर्म में एंटर करने के लिए। तो इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में रेस्ट्रिक्टेड होती है। एक और फीचर है मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट का जिसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। सबसे पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह हुआ जब मोनोपोलिस्ट किसी एक चीज को अलग अलग बायर्स को अलग अलग कीमतों पर बेचेगा एट अ सेम टाइम, ठीक है ना, वी कॉल्ड इट एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी फॉर एग्जाम्पल मोनोपोलिस्ट के पास कोई चीज ए नाम की है और ये ए चीज जो है वो अलग अलग बायर्स को इसको अलग अलग कीमतों पर बेचता है एट द सेम टाइम, सो वी कॉल्ड इट एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ये 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मोनोपोलिस्ट एक चीज को अलग अलग बायर्स को, ठीक है ना, अलग अलग कीमतों पर बेचता है। वी कॉल्ड इट एज पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंट्री ए ले लेते हैं और उस कंट्री ए में जो वहां का रेलवे डिपार्टमेंट है वो रेलवे डिपार्टमेंट उस कंट्री ए के सीनियर सिटीजन्स को कम पैसा चार्ज करता है एज कंपेयर टू द जो यंगर सिटीजन्स हैं। ट्रेन तो एक ही है, सफर तो एक ही है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन यहां पर कंट्री ए के ए में रेलवे ने इस तरीके से की कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको क्या मिला? चीपर रेट्स पे उनको टिकट मिली, लेकिन सेम डिस्टेंस के लिए सेम ट्रेन में जो यंगर जनरेशन है उनसे ज्यादा पैसा लिया। तो वी कॉल्ड इट एज पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। फिर होता है प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि मोनोपोलिस्ट एक ही चीज को अलग अलग जगहों पे, ठीक है ना, अलग अलग कीमतों पर बेचता है डिस्क्रिमिनेट करके। वी कॉल्ड इट एज प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर वही हम कंट्री ए लेते हैं और उस कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी जब अर्बन एरियाज में इस्तेमाल के लिए दी जाती है
तो उसके लिए बहुत ज्यादा चार्जेस लिए जाते हैं, मतलब फी जो है वो ज्यादा लेते हैं अर्बन एरिया में। लेकिन जब वही इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरियाज में वो देते हैं कंट्री ए में, तो वहां से कम चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब अर्बन अलग प्लेस है, रूरल अलग प्लेस है, लेकिन अर्बन में चार्जेस ज्यादा फॉर द सेम गुड और रूरल में चार्जेस कम फॉर द सेम गुड। तो इस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। फिर आता है यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ जब मोनोपोलिस्ट एक ही चीज के लिए, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग यूज के लिए अलग चार्जेस इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। यानी प्रोडक्ट जो है दैट इज सेम, गुड जो है दैट इज सेम, लेकिन यूजेज के आधार पे, ठीक है ना, यूज के एतबार से जब अलग अलग चार्जेस उस पे लिए जाएंगे तो वी कॉल्ड इट एज यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अगर हम एग्जांपल ले लें, इलेक्ट्रिसिटी फॉर रेजिडेंशियल यूज एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर कमर्शियल यूज, यानी फिर एक बार उसी कंट्री ए की आप एग्जांपल ले लीजिए। तो ए कंट्री में जब इलेक्ट्रिसिटी जो है सेम गुड है, ठीक है ना, लेकिन जब उसको इलेक्ट्रिसिटी को रेजिडेंशियल यूज के लिए दिया जाता है तो रेजिडेंशियल यूज के लिए उससे कम पैसे लिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब सेम इलेक्ट्रिसिटी को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए बेचा जाता है तो उस समय चार्जेस जो हैं ज्यादा लिए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहां पर भी है, इलेक्ट्रिसिटी यहां पर भी है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर यूज अलग है। यहां रेजिडेंशियल यूज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और यहां कमर्शियल यूज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहां पर चार्जेस जो हैं ज्यादा लिए जाते हैं, निस्बतन यहां से यहां चार्जेस कम लिए जाते हैं, ठीक है ना। यहां कम लिए जाते हैं, यहां ज्यादा लिए जाते हैं। तो इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन को यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। प्रोडक्शन एट ऑप्टिमम स्केल, ये एक और कैरेक्टर है मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट का। इसका क्या मतलब है, मोनोपोलिस्ट जो है उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो जो कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहा है या गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उस गुड़ को वो बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे। ऐसा उसके लिए बेहतर बात नहीं है, क्योंकि अगर वो उन चीजों की क्वांटिटी को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, वो सप्लाई ज्यादा करेगा, और अगर सप्लाई ज्यादा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस अगेंस्ट द गुड्स जो है वो फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली जो है दैट इज डिमांड करो अंडर मोनोपोली, यानी मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में डिमांड करो कैसा होता है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में जो मोनोपोलिस्ट फर्म है वो एक्ट करती है एज एन इंडस्ट्री, उसका कोई कॉम्पिटिटर होता ही नहीं है और वो पावरफुल होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस मेकिंग, तो वो प्राइस बना लेता है। लेकिन एक और चीज यहां पर यह होती है कि ये मोनोपोलिस्ट जो है भले ही कि वो प्राइस फिक्स करेगा, भले ही कि वो प्राइस डिटरमिन करेगा, भले ही कि वो प्राइस बनाएगा अपनी चीजों के लिए, लेकिन डिमांड का जो एस्पेक्ट है, डिमांड फॉर हिज गुड्स, वो उसके हित में नहीं है या वो उसके हाथ में नहीं है। डिमांड करना तो बायर्स का काम है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर वो बहुत ज्यादा हायर प्राइस चार्जेस करेगा तो जाहिर सी बात है कि थंब रूल ऑफ इकोनॉमिक्स यही कहता है कि अगर प्राइस ज्यादा हो तो डिमांड उस चीज की कम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो प्रोड्यूसर है, ये जो यहां पर मोनोपोली फर्म है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। एक बार जब वो अपने बनाए हुए चीजों की कीमतों में गिरावट ले आएगा तो जाहिर सी बात है कि डिमांड उन चीजों की ज्यादा बढ़ेगी। तो इस लॉजिक के एतबार पे जो मोनोपोली का डिमांड करो होगा वो डाउनवर्ड होगा, मीन्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है ना। जितना मोनोपोलिस्ट अपनी चीजों की कीमत को कम करेगा उतना ज्यादा उनके चीजों की मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी। तो
इस इनवर्स रिलेशनशिप के बेस पर जो डिमांड कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है ना। तो जब हम डाउनवर्ड डिमांड कर्व दिखा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि मतलब डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से उसका डिमांड कर्व बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम सिंपली प्राइस मेजर करेंगे, ठीक है ना, या आप रेवेन्यू बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी मेजर करेंगे, और ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो पता चला कि उसका डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली जब डाउनवर्ड उसकी डिमांड कर्व होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला रेवेन्यू जो होगा वो पिछले यूनिट के मुकाबले में कम होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एडिशनल यूनिट वो कम कीमतों पे बेचेगा निस्बतन जो उसके पिछले यूनिट्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हर एडिशनल यूनिट का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू, यानी मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा एवरेज रेवेन्यू से। तो हम यूं कह सकते हैं कि मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में, ठीक है ना, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कम होगा निस्बतन जो एवरेज रेवेन्यू होगा, ठीक है ना। तो ये यहां पर आप इसको आप एवरेज रेवेन्यू मानिए और आप इसको क्या मार्जिनल रेवेन्यू मानिए। तो यहां पर हम यूं बोल सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इन मोनोपोली इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, या आप यूं लिख सकते हो कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है दैट इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। तो ये सब कुछ जो मैंने यहां पर बयान किया क्या दिखाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मोनोपोली। थैंक यू वेरी मच।